Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So, I again welcome you all to our The Age of Renaissance, as our series of The Age of Renaissance is going on. So, today, I'll be discuss all about the development of English language in the age of Renaissance. Renaissance ड्यूरेशन में जो जो डेवलपमेंट्स हुए इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. The prevailing opinion of the language's inadequacy, its lack of terms, and innate inferiority to the eloquent classical tongues was combated in the works of humanist Thomas Wilson, Roger Ascham, and Sir John Cheke, whose treatise on rhetoric, education, and even archery argued in favor of an unaffected vernacular prose and a judicious attitude towards linguistic borrowings. तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी प्रिवेलिंग ओपिनियन ऑफ द लैंग्वेजेस इन एडिक्वेसी, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी बिफोर द एज ऑफ रानासा से पहले जो इंग्लिश लोग थे उन पे इन्फ्लुएंस था लैंग्वेज का. फ्रेंच लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, जो भी क्लासिकल लैंग्वेजेस होती थी उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था अपॉन द पीपल ऑफ इंग्लैंड. रानासा के ड्यूरेशन में क्या हुआ, जैसे जैसे रिवाइवल हुआ, लोगों में अवेयरनेस आई, तो जो उनकी वर्नाक्युलर टंग थी उसके लिए उनका एम्फसाइज इंक्रीज हो गया. लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, जैसा कि उसका जो ओपिनियन था, प्रिवेलिंग जो भी ओपिनियन था, लैंग्वेज जो थी वो इनएडिक्वेट थी. एडिक्वेट इसलिए नहीं थी क्योंकि लोग उसको यूज़ ही नहीं करते थे. टर्म्स बहुत कम यूज़ लेते थे, इसलिए वो भी वीकर थे. प्लस इन्फीरियर वो लैंग्वेज इसलिए थी क्योंकि कोई यूज़ ही नहीं करता था, तो उस लैंग्वेज की फ्लुएंसी उनसे नहीं बन पा रही थी. लेकिन बाद में जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज है उसके लिए एक कॉम्बैट शुरू हुआ इनटू द वर्क्स ऑफ ह्यूमैनिस्ट जो भी राइटर्स थे, जैसे टॉमस विल्सन, रॉजर एस्चैम, सर जॉन चेके. इनकी जो ट्रेटाइजेस थी उनकी अपॉन द रेटोरिक, एजुकेशन एंड अपॉन द आर्करी, उसमें साफ साफ उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है इन फेवर ऑफ दैट अनअफेक्टेड वर्नाक्युलर, कि जो उनकी वर्नाक्युलर है उसी टंग को वो यूज़ करें इनटू देयर डेली लाइफ. तो इसके फेवर में इन तीनों जो ह्यूमैनिस्ट राइटर्स थे उन्होंने इनके फेवर में कॉम्बैट किया इनटू देयर ट्रेटाइज. एंड उन्होंने एक एटीट्यूड शो भी किया था टूवर्ड्स द लिंग्विस्टिक बोरिंग्स टू. सो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जब ऑल ऑफ सडन किसी दूसरी लैंग्वेज पे हम जंप ऑन करना चाहते हैं, चाहे वो हमारी मदर टंग ही हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप एक इंग्लिश स्पीकर पर्सन है, ठीक है, आप कंटिन्यू इंग्लिश बोलते हैं, बट ऑल ऑफ सडन आपके जो सराउंडिंग्स है या आपके लोग हैं वो इस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं दैट यू हैव टू स्पीक योर ओन मदर टंग. जहाँ पे आपका बिल्कुल मदर टंग वो इनएडिक्वेट है, टर्म्स आपकी प्रॉपर नहीं है, आपका जो फॉर्मेशन है वो भी बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, प्रोनाउंसिएशन का तो सवाल ही नहीं उठता है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑल ऑफ सडन आप स्टम्बल होंगे, फंबल होंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे उस लैंग्वेज की तरफ मूव होंगे, और अल्टीमेटली जब प्रैक्टिस करोगे तो राइज हो. तो सेम विद द इंग्लिश पीपल, उनमें रानासा की ड्यूरेशन में ये अवेयरनेस आई दैट वी हैव टू यूज़ आवर ओन वर्नाक्युलर लैंग्वेज. इसके लिए उन्होंने उसकी तरफ स्टेप अप किया. The stylistic ideals are attractively embodied in Ashram's educational tract, The Schoolmaster. Their stylistic ideals are attractively embodied. जो उनके स्टाइलिस्टिक अप्रोच है, जो उनके स्टाइलिस्टिक एटीट्यूड था, वो एम्बडीड हुआ, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट हुआ इन एशम्स एजुकेशनल ट्रैक्ट. एशम का, रोजर एशम का एक एजुकेशनल ट्रैक्ट था, दैट इज़ द स्कूल मास्टर. The tonic effect on their particular Elizabethan art and the translation can be felt in the earliest important examples
of Sir Thomas Hobbes' Castiglione and Sir Thomas North's Plutarch. तो जो टॉनिक इफेक्ट था ऑफ द लैंग्वेज पर्टिकुलरली ऑफ एलिजाबेथन आर्ट एंड ट्रांसलेशंस, और जो भी ट्रांसलेशंस थे पिछले जो भी क्लासिकल वर्क्स में जो वर्क्स प्रोड्यूस्ड हुए थे उनको ट्रांसलेट करना इनटू देयर ओन वर्निकुलर लैंग्वेज, दैट कैन बी फेल्ट इन द अर्लीस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. यहाँ पे एग्जाम्पल्स कौन कौन से देखे हैं? टॉमस हॉबी का कैस्टिलिनो जो कि ट्रांसलेशन था, एंड सर टॉमस नॉर्थ्स प्लूटार्क. इस तरीके से ट्रांसलेशन शुरू हुए फ्रॉम द लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज इनटू द लैंग्वेज ऑफ their own. A further stimulus was the religious appeal that took place in the middle of this century. Middle of the century में, मिडिल ऑफ द 15th और 16th सेंचुरी, तब क्या हुआ था, रिलीजियसली भी लोगों की जो लैंग्वेज थी फ्रॉम लेटिन से इंग्लिश में वो लोग कन्वर्ट करने लगे. बाइबल्स, उनकी जो रिलीजियस बुक्स थी उनके ट्रांसलेशंस आने लगे इनटू देयर ओन वर्नाक्युलर लैंग्वेज. तो इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट उन्होंने शुरू किया स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले बुक्स ट्रांसलेशन की उन्होंने फ्रॉम देयर क्लासिकल टू देयर इंग्लिश लैंग्वेज, और जो भी एटीट्यूड था उन्होंने शो किया, चाहे वो लैंग्वेज अनअफेक्टेड ही थी पर एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया टू स्पीक अप इन देयर ओन लैंग्वेज. The desire of reformers to address comprehensive an audience as possible, the bishop and the boy who follows the plough, as William Tyndale put it, produced the first true classics of English prose, the Reformed Anglican Book of Common Prayers. तो सबसे पहले इस फील्ड में रिलीजियस अपील में जो इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश की तरफ उनका रुझान था वो रिलीजियसली कब शुरू हुआ, जब विलियम टिंडेल ने अपनी एक बुक प्रोड्यूस्ड की, अपनी एक रिलीजियस बुक प्रोड्यूस की जिसका नाम था बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स, एंग्लिकन बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स. तो एंग्लिकन बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स नाम से जब विलियम टिंडेल ने एग्जैक्टली अपनी रिलीजियस बुक प्रोड्यूस की तो उस टाइम पे लोगों का जो अट्रैक्शन था टूवर्ड्स देयर ओन लैंग्वेज वो और ज़्यादा हुआ. जॉन फॉक्सेस एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, जॉन फॉक्स ने एक्ट्स ऑन मॉन्यूमेंट्स लिखा था, विच सेलिब्रेट्स द मार्टिर्स ग्रेट एंड स्मॉल ऑफ इंग्लिश प्रोटेस्टेंटिज्म. इस पर्टिकुलर बुक में एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स में जो जॉन फॉक्स है उन्होंने सेलिब्रेट किया, उन्होंने उन लोगों के बारे में लिखा जो कि मार्टेर्स थे और ग्रेट थे, जो कि एंड ऑल अबाउट द ग्रेट मार्टेर्स एंड अबाउट द स्मॉल मार्टेर्स ऑफ इंग्लिश प्रोटेस्टेंटिज्म. इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स जो भी थे मार्टेर्स थे उनके बारे में उन्होंने डिटेल आउट किया इनटू द बुक एक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स. द वेरियस इंग्लिश वर्जन्स ऑफ बाइबल्स, और बाइबल के भी बहुत सारे इंग्लिश वर्जन्स आने लगे. तो इस तरीके से उन्होंने मूव ऑन किया टूवर्ड्स देयर ओन लैंग्वेज. तो आप देख सकते हैं पहले किस तरीके से जो अनअफेक्टेड वर्नाक्युलर थी अब रिलीजियस बुक्स भी उसमें आने लगी है, तो लोगों का अट्रैक्शन टूवर्ड्स देयर ओन वर्नाक्युलर लैंग्वेज बढ़ने लगा. Nationalism inspired by the Reformation motivated the historical chronicles of the capable and stylish Edward Hall, who bequeathed to Shakespeare the tendencies toward Tudor interpretation of the 15th century and of Raphael's Holland trades. अब क्या हुआ, जो नेशनलिज्म था वो किन लोगों से इंस्पायर्ड होता है? फ्रॉम द रिफॉर्मर्स. जो भी रिफॉर्मेटिव मोटिवेशंस होते हैं उनके थ्रू ऑब्वियस नेशनलिज्म आया, उन लोगों में एक फीलिंग आई कि हमारी खुद की मदर टंग एनहांस हम लोग करें रादर देन द इन्हांसमेंट ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज. तो उसकी तरफ उनका रुझान बढ़ा क्योंकि रिफॉर्मेटिव जो भी मोटिवेशंस थे उन लोगों में अराइज होने लगे. और ये जो रिफॉर्मेटिव मोटिवेशन है वो पर्टिकुलरली जो भी हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स थे ऑफ द केपेबल एंड स्टाइलिश एडवर्ड हॉल, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि वो अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखे, और जो भी ट्यूडर इंटरप्रिटेशंस ऑफ द 15th सेंचुरी वो अपनी इस वर्क्स में वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करें. और जो राफेल का हॉलैंड ट्रेड है उसको भी जो एडवर्ड हॉल ने उसने अफेक्ट किया. तो इस तरीके से एडवर्ड हॉल हु वाज एन हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स राइटर था, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल राइटर. तो इस तरीके से उन्होंने इम्पार्ट किया इनटू द विलियम शेक्सपियर्स वर्क्स टू राइट इनटू इंग्लिश,
एंड राफेल हॉलिनशेड का जो वर्क था उसको भी अफेक्ट आउट किया कि वो भी एक इंग्लिश पर्टिकुलर लैंग्वेज में आना चाहिए। तो इस तरीके से नेशनलिज्म कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से रिफॉर्मेशन मोटिवेशन शुरू होता है, जहाँ पे लोगों में रिफॉर्म करने की एबिलिटी होती है कि हाँ हमें चेंज होना है, तो वहीं से नेशनलिज्म आता है। और उसी नेशनलिज्म की वजह से जो उनकी लैंग्वेज थी, उनका अपनी खुद की लैंग्वेज को प्रमोट करने का उनमें डेयर आया। In verse, Total's much reprinted miscellany generated a series of imitations, and by popularizing the lyrics of Sir Thomas Wyatt and the Earl of Surrey, carried into 1570 the taste of the early Tudor court. जो ट्यूडर डायनेस्टी, जो ट्यूडर कोर्ट उस टाइम पे चल रहा था, जो ट्यूडर डायनेस्टी थी उसका रेन था उस टाइम पे। तो उस ड्यूरेशन में जो टोटॉल्स मिसोलिनी, एक पर्टिकुलर टोटॉल वाज अ पर्सन हु प्रिंटेड द वर्क्स ऑफ द राइटर्स, जो कि प्रिंट करता था, प्रिंटर था बेसिकली ही वॉज। सो जो भी उसके वर्क्स थे मिसोलिनी में, जो भी वर्क्स इंक्लूडेड थे, वो इमिटेशंस थे। एंड उनका पर्पस क्या था, पॉपुलराइज करना द लिरिक्स ऑफ सर टॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सरे, इनके वर्क्स को जो कि इंग्लिश में थे, इनको पॉपुलराइज करना थ्रू द प्रिंटिंग्स। ठीक है, जो कि कब आए थे, 1570 में। द न्यूअर पोइट्स कलेक्टेड बाय टोटॉल एंड अदर एंथोलॉजिस्ट, और जितने भी टोटॉल और अदर एंथोलॉजिस्ट ने जो भी वर्क्स कलेक्ट किए थे टू प्रिंट दैम, वो सारे उन्होंने अपनी खुद की लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश करने का वो लिया था। The modern preference for the ornamental manner of the next generation has eclipsed these poets who continued the tradition of plain, witty verse, addressing themselves to ethical and didactic themes and favoring the meditative lyrics, satire and epigram. अब exactly क्या होता है, धीरे धीरे generations move होती हैं, ठीक है। तो अब आगे आने वाली जो मॉडर्न जनरेशन थी, उनका राइटिंग में क्या था कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्नामेंटल लैंग्वेजेस को यूज़ करें, और उनके ऑर्नामेंटेशंस, उनके डेकोरम और राइटिंग्स की वजह से जो अर्ली जो राइटर्स थे, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनली लिखा करते थे, वेटी वर्ड्स में, एंड प्लस बहुत सिंपल उनकी वर्ड्स हुआ करती थी, एड्रेस करते थे टू देयर ओन सेल्स, और एथिकल उनका कॉन्सेप्ट हुआ करता था, डिडैक्टिक थीम्स हुआ करती थी, ठीक है। और जो फीवर किया करते थे द मेडिटेटिव लिरिक्स, सटायर एंड एपिग्राम्स को, तो वो थोड़ा उनका जो इफ़ेक्ट था, जो उनका बोल सकते हैं हम असर था, वो थोड़ा इक्लिप होने लगा था बाय द अराइवल ऑफ द मॉडर्न राइटर्स, जिनका प्रेफरेंस क्या था, ऑर्नामेंटल एंड डेकोरेटिव वे में लिखना। बट द टेस्ट फॉर इकोनॉमी, रिस्ट्रेंट एंड अफॉरेस्टिक डेंसिटी was in the verse of Donne and Ben Jonson to outlive the cult of elegance. लेकिन अगर आप जॉनडन और बैन जॉनसन के वर्क्स को अगर आप देखते हैं तो उनमें थोड़ा आपको कल्ट ऑफ एलिगेंस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली नोट डाउन कर सकते हैं कि जब आप अपनी क्लासिकल लैंग्वेज को छोड़ के अपनी खुद की लैंग्वेज की तरफ मूव होते हैं, तो क्या क्या चीज़ें, किस चीज़ों से या किन वेज में आप उनको मूव ऑन कर सकते हो। The period's major project was a mirror of magistrate. इस पीरियड का मेजर जो प्रोजेक्ट था वो था मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट, अ कलेक्शन ऑफ वर्स लैमन्स। ये जो पर्टिकुलर वर्क है अ मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट, ये कलेक्शन ऑफ वर्स लैमन्स है बाय सेवरल हैंड्स, और बहुत सारे लोगों ने इसको लिखा था, purporting to be spoken by the participants in the wars of roses and preaching the Tudor doctrine of obedience. इस पर्टिकुलर वर्क का जो पर्पस था, इसमें उन लोगों के बारे में बताया गया है जो कि वॉर्स ऑफ रोजेस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसको 100 ईयर ऑफ वॉर्स भी बोलते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। और प्लस ट्यूडर जो भी डॉक्ट्रिन्स है, जो भी डॉक्ट्रिन्स ऑफ ओबीडियंस है, उनको भी इस पर्टिकुलर वर्क में डिटेल आउट करा था मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट में। द क्वालिटी इज अनइवन बट थॉमस सैकविल्स इंडक्शन, Thomas Church's Legend of Shore's Wife are distinguished.
हालांकि जो क्वालिटी थी ऑफ द लैंग्वेज वो थोड़ी सी अनइवन थी, बट टॉमस एक्विल का अगर हम बात करें इंडक्शन की, प्लस टॉमस चर्चयार्ड का दूसरा वर्क था द लेजेंड ऑफ शॉर्स वाइफ, ये जो वर्क थे वो बहुत ही एमिनेंट थे, पॉपुलर थे, डिस्टिंग्विश थे. The intermingling of history, tragedy and political morality was to be influential on the drama. जो intermingling history, tragedy and political moralities थी वो influence था उनका ड्रामास में. तो जो ड्रामास थे उनमें मिक्सड अप थीम्स आने लगी, उनमें हिस्ट्री भी होती थी, ट्रेजेडी भी होती थी, पॉलिटिकल मोरालिटी भी होती थी. तो इस तरीके से सारी चीज़ें मिंगल्ड अप होके उनकी खुद की लैंग्वेज में पब्लिश होना शुरू हो गई. तो इस तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं. तो ये रहा था रेनेसा के ड्यूरेशन में ड्यूरिंग द ट्यूडर डायनेस्टी जो भी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में ये वीडियो था. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर एट गार्गी क्लासेस एंड डू वॉच द वीडियोस कंटिन्यूसली and don't forget to subscribe the channel, like the video and don't forget to press the bell icon to get the notification of our each video. Thank you so much.